सभी विषय रोचक, दिलचस्प। इतने विषयों दिवस मनाते मनाते व्यंजन भी बनाने पड़ेंगे। बस इंतजार है दिलचस्प बातों का, लजीज व्यंजन का, मधुर गीतों के साथ। हमारे एक श्रोता ने ये संदेश भेजा है आरती, और देखिए मतलब इतनी सारी बातों के बारे में उन्होंने एक बार सुर में बिल्कुल कह दी अपनी बात। और एक और श्रोता हमारी जो कहती हैं कि जनरेटिव एआई एक प्रकार की एआई प्रणाली है जो मानव निर्मित सामग्री जैसे कि पाठ, चित्र, संगीत, कोड आदि से मिलते जुलते नए कंटेंट या डेटा का निर्माण कर सकती है। ये बड़ी मात्रा में डेटा से सीखने के लिए न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके काम करता है और फिर सीखे गए पैटर्न और नियमों के आधार पर आउटपुट उत्पन्न करता है। राष्ट्रीय एआई रणनीति एक रूपरेखा पर आधारित है जो भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुकूल है। इसका उद्देश्य एआई विकास का लाभ उठाने के लिए पूरी क्षमता हासिल करना है। यानी इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को बताया। कुछ इन्होंने सारगर्भित बातें बोली हैं जी। तो भारत में 30 सितंबर को नागरिकों को विभिन्न भारतीय भाषाओं में जनरेटिव एआई उपलब्ध कराने की पहल भारत ने लॉन्च करी। ये अपनी तरह की दुनिया की पहली राज्य वित्त पोषित परियोजना है। और भारत जेन को भाषा, भाषण और कंप्यूटर विजन में आधारभूत मॉडल्स के एक समूह के विकास के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण में क्रांति लाने और नागरिक की सहभागिता को बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है इसका। बिल्कुल। और चूंकि ये एक नया विषय है, एक तरीके से आजकल देखिए आरती कितना एआई का महत्व बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा, हर चीज में, हर क्षेत्र में। हाँ, सभी जगह। जिस तरह से डिजिटल भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, विश्व में डिजिटल चीजें ज्यादा इस्तेमाल हो हैं, प्रयोग में लाई जा रही हैं, तो ये जानकारी होना, जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि मतलब अपनी जड़ों से जुड़े रहना वो जरूरी तो है। बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में हमें आगे बढ़ना है, साथ में तकनीक का जो बिल्कुल जो तकनीक आगे बढ़ रही है उसके हिसाब से, क्योंकि नहीं तो अगर हम इस चीज को छोड़ दें कि नहीं हम ये चीज नहीं कर सकते भाई, हम अपनी जड़ों में जुड़े रहेंगे, तो वो चीज अब आपकी अलग है, पीछे रह जाएंगे। क्योंकि आगे जो और देश हैं वो सब तरक्की कर रहे हैं, वो विकसित बनते चले जा रहे हैं और हम वहीं पे रह जाएंगे। बिल्कुल। तो भारत जेन स्वदेशी तकनीकों को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का एक गौरवपूर्ण उदाहरण है। ये भारत को जनरेटिव एआई के क्षेत्र में वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करता है। बिल्कुल। और जैसे कि ठीक वैसे ही जैसे यूपीआई और भी कई उपलब्धियां जैसे कि विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव ला रही हैं। यूपीआई भी हम लोगों ने निकाला, देखिए कितने लोग बाहर से बिल्कुल बाहर से जो लोग आते हैं, दूसरे देश के लोग आते हैं, जैसे वहां के जो लीडर्स भी होते हैं वो भी आते हैं, तो एकदम कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी चीज है। जब देखने की एक जो छोटा सा ठेला भी लगाया है, या इस तरीके की सड़क पे भी जो सामान आपका जो सेल कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, अगर सड़क पे भी आप जो फल बेच रहे हैं उनके पास भी ये सब चीजें यूपीआई है, तो वो देख के इस चीज को थोड़ा बोलते हैं कि बहुत भारत तरक्की कर रहा है, बहुत अच्छी तरह चीजें कर रहा है। और ये पहल जो है दुनिया की पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल परियोजना है, जो कि भारतीय भाषाओं में कुशल और समावेशी एआई बनाने पर केंद्रित है। बिल्कुल, क्योंकि देखो कई भाषाएं ऐसी, कुछ भाषाएं हैं जो हम प्रयोग करते रहते हैं। हाँ। तमिल, तेलुगु है, बहुत सी मलयालम है, हम हिंदी बोल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ये भाषाएं हम प्रयोग करते रहते हैं ना। तो लेकिन कई ऐसी भाषाएं हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, जो जनजातियां पुरानी प्रयोग कर रही हैं, है ना। तो वो बहुत ही जो लुप्त प्राय जो भाषाएं हैं ऐसी, जो वो खत्म ना हो जाएं, उसके लिए किया गया है कि जो भारत की पहचान है, अलग अलग भाषाएं, तो वो कहीं वो हट ना जाए, वो कहीं खत्म ना हो जाए। इस चीज को बचाने के लिए, उसको सहेजने के लिए उसका डेटा पूरा एकत्र किया जाएगा, उसका डेटा को रखा जाएगा। तो ये चीज एक बहुत अच्छी पहल है कि जो चीज खत्म होने वाली हम उसको बचा रहे हैं। मतलब यही जो हम बात कर रहे थे ना, जड़ों को बचाने के लिए तकनीक चाहिए, हमें तकनीकों का सहारा ले रहे हैं। और कितना अच्छी, अपनी जड़ों को काटने के लिए नहीं, बल्कि अपने जड़ों को बचाने के लिए। बिल्कुल, मतलब तरक्की के रास्ते में हम अपनी जड़ों को रूढ़ियां नहीं बनने दे रहे, बल्कि उनको एक मजबूत पकड़ बना रहे हैं। उन्हें हमें बचा के रखना है, बिल्कुल, जिससे कि और आने वाली जो पीढ़ी है वो जान सके कि नहीं, हमारे यहाँ ये भी चीज थी और है। अगर हम उसको प्रयोग में लाते हैं, नहीं होगी, वो है रहेगी हमेशा। उसको होने से बचाने के लिए पुराने फ्रेम्स में नहीं देखना पड़ेगा और इस्तेमाल में लाएंगे तो हमारे जीवन शैली का हिस्सा मिले आएंगे। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के जो राष्ट्रीय अंतर विषय साइबर भौतिक प्रणाली मिशन है, यानी NMICPS के तहत IIT बॉम्बे द्वारा संचालित इस पहल से जनरेटिव एआई सिस्टम तैयार किए जाएंगे, जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले पाठ और मल्टी मॉडल सामग्री तैयार कर सकते हैं। इस परियोजना का कार्यान्वयन IIT बॉम्बे में IoT और IOE के लिए ITH फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है।
बिल्कुल। और इसमें आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी हैदराबाद, आईआईएम इंदौर और आईआईटी मद्रास जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के शैक्षणिक भागीदार शामिल हैं। भारत जेन भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को प्राथमिकता देते हुए जेनरेटिव एआई मॉडल और उनके अनुप्रयोगों को सार्वजनिक हित के रूप में प्रस्तुत करेगा। बिल्कुल, ये भारत की व्यापक आवश्यकताओं जैसे कि सामाजिक समानता, सांस्कृतिक संरक्षण और भाषाई विविधता को संबोधित करने का प्रयास है, और साथ ही ये सुनिश्चित करता है कि जेनरेटिव एआई समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके, अपनी पहुंच बना सके। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, अगर कोई भी सुविधा है, कोई भी चीज है, उसका अगर हम निचले तबके तक या परिवार के सबसे छोटे सदस्य तक अगर नहीं पहुंचाएंगे तो वो परंपरा में नहीं आएगा, क्योंकि वो सबसे निचला शिशु जो है वो जल्दी सीखता है, समझता है और आगे तक ले जाता है चीजों को। तो ये बहुत जरूरी है, हर वर्ग तक पहुंचना जरूरी है। तो इसी चीज के लिए एआई को लॉन्च किया गया है, और भारत जिन सभी नागरिकों के लिए एआई को सुलभ बनाने के लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ है। एआई का उपयोग न केवल औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, बल्कि सांस्कृतिक संरक्षण और समावेशी प्रौद्योगिकी विकास जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए भी किया जा रहा है। बिल्कुल, और इसके बारे में हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले ये गीत। बिल्कुल। पिया 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 मेरा जिया पुकारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे। चोरी 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 काहे हमें पुकारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया 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 ये छिप छिप हमसे चले हो कहाँ सैया, मिला को तोरे पैया न छोड़ मोरी बैया। ये छिप छिप हमसे चले हो कहाँ सैया, मिला को तोरे पैया न छोड़ मोरी बैया। ये छब मतवारी ये मुख गोरा गोरा, न देखो देखो ऐसे कि जिया डोले मोरा। ये छब मतवारी ये मुख गोरा गोरा, न देखो देखो ऐसे कि जिया डोले मोरा। भोले भोले नैना मेरे जाने क्या इशारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया 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 दियाड़ी रे दियो डुडो, दियडी रे डुडुडो। मैं पिया थोड़ी छाया, मैं संग संग डोलूं, तू जाए जहाँ सैया मैं साथ तेरे बोलूं। मैं पिया थोड़ी छाया, मैं संग संग डोलूं, तू जाए जहाँ सैया मैं साथ तेरे बोलूं। ये ऋतु मन भाती ये दिन मधुमाते, ओ देखो गोरी हम तुम चले हैं हंसते गाते। ये ऋतु मन भाती ये दिन मधुमाते, ओ देखो गोरी हम तुम चले हैं हंसते गाते। मेरे पिया झूमे दिया झूमे ये नजारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया 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 मोरा जिया पुकारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे। पिया पिया पिया
स्वप्निल, एक श्रोता है हमारे जो कहते हैं कि जनरेटिव एआई का आशय एक प्रकार की ऐसी एआई प्रणाली है जो ऐसे नए कंटेंट या डेटा का सृजन कर सकती है जो मानव निर्मित कंटेंट जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक, कोड आदि से मिलता जुलता होता है। ये बड़ी मात्रा में डेटा सेट से सीखने के क्रम में न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करने और फिर सीखे गए पैटर्न एवं नियमों के आधार पर आउटपुट उत्पन्न करने के रूप में कार्य करती है। बिल्कुल। और चूंकि ये एक मतलब हमारे सभी श्रोता भी लिख रहे हैं बीच बीच में कि एक थोड़ा नया विषय उन्हें लग रहा है, क्योंकि कई सारी ऐसी योजनाएं हैं आरती जो हमें हमारे सुविधाओं के लिए, हमारे लिए मतलब हमारा जीवन थोड़ा सुलभ बन सके इसके लिए लागू की गई हैं, पर कहीं ना कहीं बहुत से लोग अभी भी उनकी जानकारी से जानकारी का अभाव हो जाता है, रह रहे हैं वंचित। तो हम लोग उस चीज को थोड़ा सा लाइन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत जेन की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। फाउंडेशन मॉडल की बहुभाषी और बहुविध प्रकृति, भारतीय डेटा सेट आधारित निर्माण और प्रशिक्षण, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म और देश में एआई शोध के पारिस्थितिकी तंत्र का विकास, ये इसके 4 प्रमुख काम हैं, एक तरीके से विशेषताएं हैं। बिल्कुल, जिससे कि पारिस्थितिकी तंत्र मतलब कि एआई जो शोध हो सके, ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च हो सके, इसके लिए बहुत सारी चीजें करी जाएंगी, शुरू करी जाएंगी जिससे कि इस पे शोध भी की जा सके। और भारत जन लेखन और वाचन दोनों को ध्यान में रखते हुए भारत के विविध भाषाई परिदृश्य में कवरेज सुनिश्चित करेगा। बहुभाषी डेटा सेट पर प्रशिक्षण के जरिए ये भारतीय भाषाओं की बारीकियों को गहराई से समझेगा। इसके अलावा वैश्विक डेटा सेट पर निर्भर रहने वाले मॉडल के विपरीत भारत जैन भारत केंद्रित डेटा एकत्र करने और उसे व्यवस्थित करने के लिए प्रक्रियाओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जो भारतीय चीजें हैं। बिल्कुल, इससे ये सुनिश्चित होता है कि देश की विविध भाषाओं, बोलियों और सांस्कृतिक संदर्भों का सटीक रूप में प्रतिनिधित्व किया जाए। डेटा संप्रभुता पर ये जोर भारत के अपने डिजिटल संसाधनों और आख्यान पर नियंत्रण को मजबूत करता है। बिल्कुल, भारत के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए मूलभूत एआई मॉडल बनाकर भारत जन आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के साथ जोड़ता है। मतलब हम खुद बनाते हैं उस चीज को, ताकि हमें उस चीज का ज्ञान हो और हम उस चीज को आगे तक ले जा सके अपने यूथ तक। हाँ। और भारत के भीतर एआई तकनीक विकसित करके भारत जन विदेशी तकनीकों पर निर्भरता को कम करता है कि विदेशों से हमें मंगाना ना पड़े, क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ जाता है। तो उसको और अगर हम घर में अपने देश में बनाएंगे तो वो चीज हमारे लिए ज्यादा कहना चाहिए पैसा बचाने वाली भी होगी। बिल्कुल, है ना। और एआई तकनीक विकसित करके भारत जन विदेशी तकनीकों पर निर्भरता को कम करता है और साथ ही स्टार्टअप्स, उद्योगों और सरकारी एजेंसियों के लिए घरेलू एआई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है। बिल्कुल, मूलभूत मॉडल और विस्तृत तकनीकी नुस्खों के माध्यम से एआई तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना इंट्रोवेटर्स, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स को तेजी से और किफायती तरीके से एआई एप्लीकेशंस बनाने की अनुमति देता है। भारत जेन की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि डेटा कुशलता से सीखने पर इसका ध्यान केंद्रित करता है, विशेष रूप से सीमित डिजिटल उपस्थिति वाली भारतीय भाषाओं के लिए। बिल्कुल, जैसे कि हमने कहा था, जो भाषाएं लुप्त प्राय होने वाली हैं, जो मतलब बहुत कम बोली जा रही, उनके डेटा को सुरक्षित किया जाएगा और मौलिक शोध और शैक्षणिक संस्थाओं के साथ सहयोग के माध्यम से ऐसे मॉडल विकसित किए जाएंगे जो न्यूनतम डेटा के साथ प्रभावी हों। और भविष्य को देखते हुए भारत जैन का रोड मैप जो है वो 2026 तक कुछ लक्ष्य की प्राप्ति की ओर काम करेगा। इनमें व्यापक एआई मॉडल विकसित प्रयोग और भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप एआई का विकास शामिल है। बिल्कुल, भारत जैन उद्योगों और सार्वजनिक पहलों में एआई अपनाने की तरफ ध्यान केंद्रित करेगा। बिल्कुल, तो ये एआई जो है वो हमें अपनाना चाहिए, जिससे कि हमारी जो चीजें हैं वो सुरक्षित भी रहें और हम समय के साथ उस विकास की दौड़ में शामिल हो सके और एक समय पर अपना निर्धारित जो लक्ष्य है, क्योंकि अगर हमें कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है या दौड़ को जीतना है तो उसको संसाधन भी होने चाहिए ना हमारे पास। बिल्कुल, तो जानकारी ही बचाव है कहलाता है। बिल्कुल वही चीज है। हालांकि हम अपने और विषयों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक गीत। जरा देख सनम
और स्वप्निल, आज एक बहुत ही, वैसे तो तुमने हमें टोक दिया था कि 2 दिन है, तो उन 2 में से एक दिन है वो है विश्व डाक दिवस। तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि उस समय जब सोचो किसी के पास भी स्मार्टफोन होते ही नहीं थे, तब क्या था हमारे पास एक दूसरे से बात करने का, या अपने दूर बैठे किसी रिश्तेदार से या दोस्त से बात करने का एक ही साधन था, वो थे चिट्ठी पत्री। हाँ, बिल्कुल खत कर उसका प्रयोग करते थे, और तभी मतलब वो एक अलग सी फील आती थी ना, उनके लिखे हुए, उनके हाथों से लिखे हुए वो पत्र को पढ़ना ही कुछ अलग फील देता था। और वो समय अपने आप में अद्भुत इसलिए था आरती, क्योंकि जो डाक की विशेषता थी, मतलब हमारा खत जितना महत्वपूर्ण था उतना ही उसको ले जाने वाला व्यक्ति यानी डाकिया। लेकिन वो डाकिया आता क्या था, डाक विभाग से ही तो। हाँ। तो मतलब तीनों ही चीजें जो हमारी भावनाओं के माध्यम बने हुए हैं एक दूसरे तक पहुंचाने के सबसे लिए, ज्यादा जिसका इंतजार रहता था वो था डाकिया। वो डाकिया होता था और वो डाक विभाग होता था। तो ये विश्व डाक दिवस बहुत ही उसी सम्मान में हम मनाते हैं। साथ ही साथ हम उस अतीत में वापस तो जा नहीं सकते, लेकिन उन दिनों को याद करते हुए हम आज यानी कि 9 अक्टूबर को ये विश्व डाक दिवस मनाते हैं। बिल्कुल। और विश्व डाक दिवस की जब घोषणा इसके बारे में बता दें कि कब हुई थी पहली बार, 1969 में टोक्यो जापान में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी कि यूपीयू ने की थी। लेकिन विश्व डाक दिवस का इतिहास 1874 से शुरू होता है, मतलब शुरुआत तो 1874 में हो गई थी, जब 9 अक्टूबर को बर्न संधि के माध्यम से स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की गई थी। और आपको बता दें कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन डाक विभाग और पोस्टल सर्विसेज के लिए काम करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय संस्थान था। बिल्कुल। और ऐसी ही कई सारी सूचनाएं और संदेशों के माध्यम से साझा करी हमारे साथियों ने भी। लेकिन एक हमारे साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि डाक सेवाएं सूचनाओं के आदान प्रदान को आसान बनाते हैं, व्यवसायों को समर्थन देकर आर्थिक विकास में योगदान देते हैं और लोगों के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर संकट के समय। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में जहां पर डिजिटल कनेक्टिविटी सीमित है, डाक सेवाएं अक्सर संचार का शुरुआती साधन बनी रहती हैं। और ये जो बात पर इन्होंने हमारा ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया है, वो जैसे कहते रहते हैं ना, आजकल सुनिए तो लोग कहते हैं कि अरे कौन चिट्ठियों को कौन लिखता है आजकल, कौन चिट्ठी पढ़ता है। तो ये इन्होंने महत्वपूर्ण बात बताई कि हम अगर ज्यादातर लोग जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, उनके लिए भले ही ये डिजिटल संसाधन जो है सुविधा बन गए हो, तो अब उनकी जो नजर है वो खतों तक नहीं जाती है। लेकिन अभी भी बहुत ऐसे इलाके हैं जो इस सुविधा की कहना चाहिए तेजी से अभी सीमित है वहां पर संसाधन, तो उनके लिए आज भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी डाकिया का उसी बेसब्री से इंतजार करते हैं। बिल्कुल। और किसी भी दिवस को मनाने के लिए देखो स्वप्निल एक थीम निर्धारित की जाती है, और ऐसे ही हर साल विश्व डाक दिवस भी एक थीम के तहत ही मनाया जाता है। साल 2024 के लिए विश्व डाक दिवस की जो थीम है वो है पूरे देश में संचार को सक्षम करने और लोगों को सशक्त बनाने के लिए 150 वर्ष, ऐसा ये थीम रखी गई है। हाँ, और इस दिन का महत्व और उद्देश्य डाक सेवाओं के महत्व को रेखांकित करना और विश्व स्तर पर डाक नेटवर्क के विकास को बढ़ावा देना है। इस दिवस के आयोजन का एक मुख्य लक्ष्य सभी देशों के बीच संचार तंत्र को मजबूत बनाए रखना भी है। बिल्कुल। और भारत में आधुनिक जो डाक विभाग की जो शुरुआत हुई थी वो 18वीं सदी से पहले हुई थी। भारत में पहला पोस्ट ऑफिस कोलकाता में 1774 में खोला गया था, और 1774 में ही कोलकाता GPO की स्थापना हुई थी। इसके साथ ही इसी साल रेल डाक सेवा जो थी उसकी भी शुरुआत की गई थी। बिल्कुल। तो ये सारी योजनाएं या ये सारा जो शुरुआत हुई थी, उन चीजों के बारे में आज भी हम अपना ध्यान केंद्रित रखें, इसके बारे में ये दिवस विशेषता से हमको इंगित करता है। लेकिन इसके बारे में चर्चा हम जारी रखेंगे परिसंतराल के बाद। बिल्कुल। पहले पर्दे पर नई फिल्म डॉन का ये गाना आपने जरूर देखा होगा। लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है। जब भी विदा होते हैं गणपति, ये गाना हमारे होठों पर जरूर सजता है। फिल्म डॉन के इस गाने के कोरियोग्राफर राजीव सूरती जल्द आ रहे हैं विविध भारती पर।
तो एक बार फिर से हमारे सभी श्रोताओं और साथियों का स्वागत है सखी सहेली के अंतर्गत। और जो हम डाक दिवस की बात कर रहे हैं आरती, तो बहुत सारी जानकारियां तो हमने साझा करी, लेकिन कुछ बहुत सारी रोचक बातें और तथ्य भी हैं। तो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ जो डाकघर है वो श्रीनगर के डल झील पर क्या है। बात है। और 1 जुलाई 1874 को भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश था। बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ पहला जो डाक टिकट भारत में जारी हुआ था वो सिंध जिले में 1 जुलाई 1852 को जारी किया गया था। करीब 1.5 लाख से अधिक डाकघरों के साथ भारत में दुनिया का सबसे बड़ा डाक का नेटवर्क है। बिल्कुल। और साथ ही इस दिन विभिन्न कार्यक्रम, अगर जैसे किसी भी दिन की विशेषता की बात करेंगे, क्यों मनाया जाता है, तो कैसे मनाया जाता है, तो इस दिन विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जैसे सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारे एग्जीबिशन लगते हैं और डाक सेवाओं से संबंधित बहुत सारी कार्यशालाएं करी जाती हैं। और उसके साथ ही डाक विभाग अपने ग्राहकों और जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए विशेष अभियान भी चलाता है। और विश्व डाक दिवस हमारे समाज में डाक सेवा के महत्व को समझने और उसके प्रति हमारी जिम्मेदारियों को प्रतिबिंबित करने का एक अवसर होता है। ये दिन जो है आरती, वो हमें ये याद दिलाता है कि संचार जो है वो एक मूलभूत आवश्यकता है और विकासशील और विकसित देशों के बीच पुल स्थापित करने में डाक सेवाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती और वो हमेशा निभाती रहेंगी, चाहे कितना भी जो चेंज क्यों ना हो। महत्वपूर्ण चीजें होती हैं या संदेश होते हैं या कहना चाहिए कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, वो आज भी डाक के माध्यम से ही पहुंचाई जाती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से खतों और डाक विभाग की महत्वता को दर्शाता हुआ ये गीत है जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं।
स्वप्निल, अभी हमने विश्व डाक दिवस की बात करी, और अभी एक और जो महत्वपूर्ण दिवस है वो है प्रादेशिक सेना दिवस। हाँ। तो भारत में प्रादेशिक सेना दिवस हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी दिन साल 1949 में भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी ने टीए यानी कि टेरिटोरियल आर्मी के पहले शिविर का उद्घाटन किया था। और प्रादेशिक सेना अंशकालिक स्वयंसेवकों से बना एक सैन्य रिजर्व बल है जो भारतीय सेना को सहायता प्रदान करता है। प्रादेशिक सेना का उद्देश्य नियमित सशस्त्र बलों को पूरक सहायता प्रदान करना है। बिल्कुल, और राष्ट्रीय आपात स्थितियों में सहायता प्रदान करते हैं ये, और आंतरिक सुरक्षा और आपदा राहत कार्यों में योगदान देते हैं, और प्राकृतिक आपदाओं, आंतरिक सुरक्षा खतरों और सीमा मुद्दों सहित भारत की विविध चुनौतियों को देखते हुए ये जो दल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और प्रादेशिक सेना दिवस पर यानी कि आज के दिन प्रादेशिक सैनिक कर्मियों के योगदान का सम्मान करने के लिए देश भर में अलग अलग तरीके के बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करे जाते हैं, परेड आयोजित की जाती है, साथ ही साथ दिग्गजों और सैनिकों को उनकी सेवा के लिए पहचाना जाता है, सम्मान दिया जाता है, और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रादेशिक सेना के महत्व पर प्रकाश डाला जाता है, यानी कि जनता को भी जागरूक किया जाता है कि उनका कितना महत्वपूर्ण स्थान है। बिल्कुल, और ये दिन देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करता है और देश के नागरिकों में सशस्त्र बलों की जो सशस्त्र बल हैं उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। प्रादेशिक सेना सामुदायिक सेवा और विकास परियोजनाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही जरूरत पड़ने पर सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ साझेदारी करती है। ये दोहरी भूमिका रहती है इन सेनाओं की, यानी कि सैन्य और नागरिक जीवन के बीच एक मजबूत संबंध को ये बढ़ावा देती है, साथ ही साथ राष्ट्रीय कर्तव्य और एकजुटता की भावना को भी बढ़ावा देती है। ये प्रादेशिक सेना दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर है जो कि राष्ट्र की सुरक्षा में आम नागरिकों के योगदान और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में सैन्य तत्परता के महत्व पर जोर देता है। बिल्कुल, और भारतीय प्रादेशिक सेना दिवस देश में प्रादेशिक सेना द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण सहायक भूमिका की याद दिलाता है। ये उन व्यक्तियों की प्रतिबद्धता और समर्पण को उजागर करता है जो अपनी नागरिक जिम्मेदारियों का प्रबंधन करते हुए स्वेच्छा से सेवा करते हैं। बिल्कुल, और इस दिन का आयोजन न केवल प्रादेशिक सैन्य कर्मियों का सम्मान करता है बल्कि देश की हितों की सुरक्षा में एक सर्वांगीण रक्षा तंत्र के महत्व को भी पुष्ट करता है। बिल्कुल, हम अपने जो भी सेना के लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा सम्मान व्यक्त करते हैं और सुनते हैं ये गीत। जलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, फूल हर रंग के आज हर डाल से, फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन
नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जानिब उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवार आएगी अब सामने, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन। हाँ, तो स्वप्निल अब हम क्या बात करने जा रहे हैं? स्वच्छता के बारे में, जो तुम आदतों की बात कह रही थी शुरुआत में, और उसके बारे में। एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि हमारे घर के शौचालय जैसे स्वच्छ हम रखते हैं, उसी तरह पब्लिक शौचालय भी स्वच्छ रखना जरूरी है। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अच्छे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात है। प्रशासन के साथ साथ आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि गंदगी ना फैलाए। आप भला तो जग भला, कर भला तो होगा भला। तो देर किस बात की है? ये बिल्कुल, एक बात तो है स्वप्निल की, हमारे जो श्रोता है, सुनने वाले जो सखी हैं या सखा हैं, जो वो सारे लोग बहुत ही ज्यादा मतलब इस चीज के बारे में ध्यान रखते हैं, तो इसको लेके बहुत ज्यादा अवेयर है ना। हाँ। तो एक और जो हमारे श्रोता हैं वो लिखते हैं कि आज भी हमारे देश के कुछ घरों में शौचालय की सुविधा है, गाँव में तो लोग आज भी शौच करने के लिए बाहर ही जाते हैं, जिस कारण गाँव में गंदगी फैलती है। और शहरों की बात करें तो शहरों में शौचालय तो है, लेकिन वहाँ अन्य है, कचरा बहुत अधिक है, जैसे कि फैक्ट्रियों की अपशिष्ट कचरा, जो कूड़ा करकट है, जो गाड़ी है, और घरेलू उत्पाद जो इतनी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं कि हमारे देश की सड़कों पर ही मतलब वो चीजें, जो कूड़ा करकट मतलब जो भी जाता होगा वहां पे, तो वो गंदगी और मचा देता होगा। इस वजह से मतलब उनका कहने का मतलब है कि वो गंदे मतलब करके चले जाते हैं वहां से। तो आप जैसे अपने घर के शौचालय को साफ सुथरा रखते हैं, वैसे ही सोचिए आप बाहर भी रखें। क्योंकि देखिए, अगर आप ये सोचेंगे कि बाहर हम चलो अपने घर का साफ है, बाहर की क्या, अगर कभी बाहर जाना पड़ा तो क्या होता है, जो बीमारियां होती है ना वो वहीं से आती है, बिल्कुल वहीं से। और एक इंसान बीमार हुआ, एक से दूसरा, इस तरह से पूरे देश में बीमारियां फैलती हैं, संक्रमण फैलता है। बिल्कुल। और अपने शौचालय को स्वच्छ रखने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि आप सप्ताह में कम से कम एक बार तो जरूर शौचालय की गहरी सफाई करें। ऐसे तो नियमित रूप से रोज ही टॉयलेट में कीटाणुनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो सप्ताह में कम से कम एक बार जरूर बिल्कुल करें। और जो भी आप सफाई करें तो जो भी कूड़ा कचरा निकले उसको नालियों में ना डाल के आप उसको डस्टबिन में डालें। हाँ, है ना, वो ज्यादा सही रहता है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं शौचालय के लिए, तो आप वहां जा रहे हैं तो फिर आप जो नेपकिन वगैरह डाल देते हैं, कई लोगों की आदत होती है, तो वो टॉयलेट में ही डाल देते हैं अपने इस्तेमाल के बाद उस चीज को फिर वहां पर तो वो चीज ना करिए, क्योंकि उससे वो एकदम भर जाता है, वो है ना, तो उस तरह से वो गंदगी फैलती है। तो ये चीज आप मत करिए, ध्यान रखिए जब बाहर भी जाएं तो। जैसे कि अपने घर का आप शौचालय का ध्यान रखते हैं और अपने घर के शौचालय की सफाई का तो आप जो ध्यान रखते हैं उसी तरह से करिए, लेकिन अगर बाहर भी आप जा रहे हैं तो ये जैसे नैपकिन छोड़ देना, इस तरह की चीजें छोड़ना, वो मत करिए। और टॉयलेट की गहरी सफाई करते समय किसी बहुत अच्छे टॉयलेट क्लीनर या कीटाणुनाशक का प्रयोग करें। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करें कि टॉयलेट के फर्श को बहुत अच्छी तरह से साफ किया जाए ताकि जो कचरा या गंदगी रह ना जाए, और साथ ही साथ सफाई हो जाने के बाद इकट्ठा हुआ जैसे हम बात कर रहे हैं उसको डाल दें एक सही जगह पर। बिल्कुल। और जैसे कि भारत सरकार ने भी शौचालयों के महत्व को समझा है और उसके लिए ठोस कदम उठाए हैं। और साल 2014 में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश भर में शहरों को खुले में शौच से मुक्त बनाने की मुहिम शुरू की गई है। और साल 2019 में वो लक्ष्य हासिल करने के लिए हर घर शौचालय सुनिश्चित किया गया। और आज महिलाओं, दिव्यांगों, ट्रांसजेंडर समेत बुजुर्गों और बच्चों सभी के लिए आकांक्षाओं के अनुरूप शौचालय की दिशा में काम हो रहा है। हाँ, और साथ ही साथ आपको आजकल जो है वो हर शहर में पिंक शौचालय देखने को भी मिल जाएंगे, क्योंकि ना सिर्फ महिलाओं को समर्पित हैं बल्कि आज उनमें महिलाओं से जुड़ी तमाम सुविधाएं भी दी जा रही हैं। महिलाओं के लिए बहुत से अनोखे शौचालय भी देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से एक है चेन्नई तमिलनाडु का शी टॉयलेट, जो यहाँ जोन 10 स्टेशन में तैनात बस में स्थापित किया गया है। बिल्कुल। और ये महिलाओं के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल यानी कि चलते फिरते जो शौचालय उसका उदाहरण है। बिल्कुल। और यहाँ केवल चेन्नई की बात नहीं, यहाँ मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी पुरानी बेकार हो चुकी जो बसें उनका पुनः उपयोग करते हुए शी टॉयलेट की तर्ज पर ही टी सुविधा के नाम से शुरू किया गया है और इन्हें नए पिंक टॉयलेट के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें महिला स्वच्छता उत्पादों के साथ साथ स्तनपान के लिए फीडिंग रूम बनाए जा रहे हैं। और साथ ही अहमदाबाद, गुजरात में महिलाओं के लिए विशेष शौचालयों की शुरुआत की गई है, जिन्हें महिलाओं द्वारा संचालित भी किया जाता है, जो कि सभी प्रकार की सुविधाओं से लैस है। बिल्कुल। हाँ, और क्योंकि ऐसा इसलिए भी आवश्यक समझा गया आरती करने के लिए, क्योंकि कई बार होता है कि महिलाओं में एक संकोच या मतलब इस तरह की देखी जाती है
हैं भावनाएं, तो वो नहीं वहां पर जाती हैं या शर्म की वजह से। तो फीडिंग वगैरह की जो व्यवस्था की गई है वहां पर, जो संरक्षक है उसका या देखभाल करने के लिए जो नियुक्ति की गई है वो भी महिलाओं की इसी उससे की गई है कि मतलब उनको असुविधा ना होने पाए। बिल्कुल, और केवल महिलाओं के लिए नहीं बल्कि बुजुर्गों और बच्चों के लिए भी विशेष शौचालयों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब दिव्यांगों के लिए भी विशेष रूप से सुविधा, मतलब जो सुविधा वाले जो शौचालय बनाए गए हैं। और इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर्स के लिए विशेष रूप से शौचालय उपलब्ध कराए हैं। सरकार द्वारा शौचालयों की सुविधा, जो खुले में जो शौच है उसको रोकने के लिए शुरू की गई है। ये सबसे बड़ा प्रयास सरकार की तरफ से किया गया। लेकिन जैसा कि हमारे सभी साथी भी कह रहे हैं और हम भी आपस में यही बात कर रहे हैं कि सिर्फ प्रयास सरकारी स्तर पर या आधिकारिक स्तर पर करना आवश्यक नहीं है। उन्होंने नियम बनाए, पालन हमें उन नियमों का करना है। एक सुविधा आपके लिए दे दी गई है। हाँ। और सुविधा को किस तरह से उसको सुविधा बने रहने दें, हाँ, ना कि उसको खराब कर दें। और इस बात का ध्यान रखें और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें अपने जीवन में। तभी आप अपने आप को बीमारी से और अपने परिवार को बचा सकते हैं बीमारियों से। तो चलिए एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद लौटते हैं। बिल्कुल। मेरे दिल में हल्की सी मेरे दिल में हल्की सी वो खलिश है जो नहीं थी। कहीं प्यार हो न जाए, कहीं प्यार हो न जाए। मेरे दिल में हल्की सी वो खलिश है जो नहीं थी। कहीं प्यार हो न जाए, कहीं प्यार हो न जाए। मेरे दिल में हल्की सी जाने क्या सुन लिया, जाने क्या कह गए वो हमें, हम उन्हें देखते रह गए। जाने क्या सुन लिया, जाने क्या कह गए वो हमें, हम उन्हें देखते रह गए। एक बात हुई समझा न कोई, मेरे दिल से निकली हाय। कहीं प्यार हो न जाए। मेरे दिल में हल्की दिल की धड़कन कभी इतनी प्यारी न थी। यूं तो हर चीज थी बेकरारी न थी। दिल की धड़कन कभी इतनी प्यारी न थी। यूं तो हर चीज थी बेकरारी न थी। ये डर है मुझे इनकार मेरा, इकरार हो न जाए। कहीं प्यार हो न जाए। मेरे दिल स्वप्निल, एक बात बताओ, तुमने किसी ऐसे को देखा है, मतलब ऐसा कौन इंसान है जिसके अंदर सिर्फ खूबियां हैं, कोई भी खामी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है उसके अंदर? ऐसा तो भाई कोई नहीं है। क्योंकि हम सभी के अंदर खूबियां भी हैं, खामियां भी हैं। और लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हमें ऐसे मौके मिलते रहते हैं पूरी जिंदगी भर। हमें ये प्रक्रिया जो है अपने आप को बेहतर बनाने की, वो चलती रहती है। लेकिन अगर हम ये सोचे कि हम सामने वाले इंसान की जैसे ही हम बिल्कुल बन जाएंगे, तो ये ऐसा नहीं हो पाता है। तभी ना पेंसिल के साथ रबड़ बनाया गया है। बिल्कुल। लेकिन
लेकिन सारी आपकी जो चीजें अपने आप को बिल्कुल आप इरेज मत कर दीजिए, अपने आप को बनाइए, अपने आप को प्यार करिए। कमियों पे सुधार करने के लिए, जैसे मान लीजिए इंसानी स्वभाव है, गलती हो गई तो उसको सुधार कर, समझ कर आगे अपने आप में सही चीजें इनबिल्ट करना, उन चीजों के साथ आगे लेकिन बढ़ना, एक अपनी पहचान बनाना, ना कि अपने आप को दूसरे में बदल देना। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हमारे एक साथी हैं, वो भी यही लिख रहे हैं, जैसे कि जरूरी है खुद को स्वीकारना, जैसे हर जीव अपने आप में ही पूर्ण है, किसी को ईश्वर ने अपने दृष्टिकोण से कमतर बिल्कुल नहीं बनाया। ऐसे में हमें उनका धन्यवाद करते रहना चाहिए, और ऐसे करते रहने से हमें स्वयं को स्वीकारते रहने की प्रवृत्ति का कभी ह्रास नहीं होता, और हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते रहने में समर्थ हो जाया करते हैं। फिर समाज की देखा देखी का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। बिल्कुल। और साथ ही देखो, सबसे बड़ी चुनौती होती है तो अपने आप को बिल्कुल वैसे ही स्वीकार करना जैसे कि हम हैं। हाँ। ठीक है ना, अपने आप को अपनी खूबियों के साथ, अपनी खामियों के साथ पूरी तरह से स्वीकार करना। और इसके लिए अपनी खूबियों और कमियों को, ये नहीं कि हम अपनी कमियों को लेकर अपने आप को कोसने लग जाएं, है ना। एकदम ये चीज गलत होती है, क्योंकि कमियों के आगे हम अपनी खूबियों को भूल जाते हैं। हाँ, ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि समाज में यही होता है ना, कि सामने किसी को देखा, अरे वो तो बड़ा वैसा लग रहा है, अरे मतलब उसके जैसा बनना है। ज्यादातर आप छोटे बच्चों से भी, हम क्योंकि ये चीजें समाज में इतना बैठ चुकी हैं, मानसिकता में इतना बैठ चुकी, बच्चों से पूछे तो वो कहेंगे उनके जैसा बनना। बिल्कुल। एक इंस्पिरेशन, अपने आप को वो बनाइए। हाँ, अलग चीज है, लेकिन अपनी कमियों को नजरअंदाज, अपनी मतलब खूबियों को नजरअंदाज मत करिए। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये देखो छोटी छोटी सी बातें, ये देखने में छोटी चीज है कि हम देखो ये नहीं, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं कि ये मतलब हमें इतना ज्यादा प्रभावित करें कि हम अपने आप को ही भूल जाएं, है ना। इंसान, मतलब हम इंसान हैं, इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं। हमारी ऐसी साथी हमारी हैं, वो लिख रही हैं कि आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में खुद को स्वीकार करना एक महत्वपूर्ण और कठिन कार्य है। समाज, परिवार और दोस्तों की अपेक्षाओं के बीच अक्सर हम अपने असली स्वरूप को नजरअंदाज कर देते हैं। अपने गुणों, कमियों और सीमाओं को समझना जरूरी है। स्वयं की गलतियों के लिए स्वयं को माफ करना जरूरी है। अपनी गलतियों से ही हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, और ये आत्म स्वीकृति की प्रक्रिया हमें मानसिक शांति और आत्मविश्वास की ओर ले जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और साथ ही साथ अगर कभी भी दूसरों से तुलना करने की बात आपके मन में आए तो उसी वक्त अपने गुणों, अपनी खूबियों के बारे में सोचें। बिल्कुल। और अपने आप से ये सवाल भी करिए ना कि कभी हमने कभी खुद से ये सवाल किया है कि हम कैसे हैं, हमारा दूसरों के प्रति अपना व्यवहार कैसा है ना, हम कैसे व्यवहार करते हैं दूसरों के प्रति। और जिससे हम कर रहे हैं उस व्यक्ति की, उससे मतलब वो कभी कभी हम ये सोचते हैं ना कि वो देखो, वो सामने वाला व्यक्ति है, वो कितना सुंदर दिख रहा है, कभी कभी सुंदरता के लिए, है ना। तो कभी हम किसी अपने अंदर की कमी को लेके, मतलब किसी ना किसी बात को लेके अपने आप को उदास कर लेते हैं, है ना। और अपनी जो खूबियां हैं हमारे अंदर, जरूरी नहीं कि हम बहुत अच्छे, अगर कोई चीज, कोई कमी है तो हमारे अंदर बहुत सी खूबियां भी होती हैं, बस पहचानने की बात है। हो सकता है कोई बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेता हो, है ना, हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा बोल लेता हो, या कोई अच्छा लिख लेता हो, कुछ तो चीजें होती हैं ऐसी, कोई बहुत अच्छा किसी को समझा लेता है ना, ये चीजें होती हैं। तो कहने का मतलब ये सब हमारी खूबियां ही तो हैं। अपनी कमियों को सुधारने की दृष्टि से उसको ध्यान दीजिए, लेकिन साथ ही साथ अपने गुणों पर विशेष ध्यान दीजिए, ताकि आप अपने अंदर की कमियों से पार पा सकें और कहीं ना कहीं अपनी पहचान बना सकें। बिल्कुल। इसी को लेके एक हमारी जो कहती है एक श्रोता कि सेल्फ एक्सेप्टेंस या आत्म स्वीकृति स्वयं के सभी पहलुओं को समान महत्व देने की क्षमता होती है। इसका मतलब कि आप अच्छे पार्ट्स की साथ में उन सभी पार्ट्स की वैल्यू करते हैं जिनमें आपको सुधार करने की जरूरत महसूस होती है। यानी खुद को स्वीकार करने की प्रोसेस अपने खिलाफ जजमेंट को मानने और उन जजमेंट्स को सॉफ्ट करने के साथ शुरुआत होती है, ताकि आपके सभी पार्ट्स की वैल्यू की जा सके। इसके साथ ही जरूरी है कि आप अपने फोकस को अपने जजमेंट के से शिफ्ट करने पर ध्यान दें, और जो है उसके साथ में खुश रहना और ब्लेम की जगह पर प्यार दिखाना शुरू कर दें। अपनी स्ट्रेंथ और गुणों को पहचानें। अपनी उन स्ट्रेंथ या गुणों को पहचानना जिनकी आप वैल्यू करते हैं, आपको अपने पहलुओं को स्वीकार करने के लिए किए जाने वाली कोशिश को बैलेंस करने में मदद करेगा। इसके साथ ही अपनी स्ट्रेंथ को महसूस करना आपकी अपने बारे में मौजूद जो अवधारणा है उसको चेंज करने में भी मदद कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। और अपने को नकारात्मक विचारों में उलझाने से बेहतर क्या ये नहीं होगा कि हम अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को याद करें और एक खुश इंसान बनकर सकारात्मकता फैलाएं। जैसे जीवन में आई ऐसी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करके कैसे हमने उन पर विजय पाई, कैसे हम किसी भी परिस्थिति से भागते नहीं हैं बल्कि उसका सामना करते हैं और जिंदगी को खूबसूरती से जीने में विश्वास रखते हैं।
और बिल्कुल यही चीज है, ये इसी को कहते हैं अपने आप को स्वीकार करना, अपने आप को मानना। और ऐसा इंसान जो अपने आप को स्वीकार कर लेता है आरती, अपनी खूबियों और खामियों के साथ वो अपने आप को प्यार करता है ना, तो उसमें से ईर्ष्या, जलन, तनाव जैसी नकारात्मक जो भावनाएं होती हैं वो नहीं रहती। और ऐसा इंसान कभी भी, कितनी भी मुश्किल परिस्थिति में क्यों ना हो, कभी भी हार नहीं मानता, क्योंकि वो अपने आप को जानता है और अपने को हर परिस्थिति से बाहर निकालने की उसके अंदर वो कहना चाहिए कि स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, ताकत होती है। बिल्कुल। और इसी के साथ आज हम बात कर लेते हैं कुछ चीजों की, जैसे कि एक व्यंजन हम बता देते हैं। बिल्कुल, है ना, जिससे कि थोड़ा सा भूख लगाई तक कहते बोलते ताकि जरूरी है, मतलब हाँ। थोड़ा खाने पीने की भी बात हो बिल्कुल। जाए। और शुरुआत कुछ मीठे से होनी चाहिए ना, हाँ, कुछ मीठे से करते हैं। तो इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं आज राजगिरा का शीरा, क्योंकि व्रत चल रहा है ना, व्रत तो चल उसी रहा है, से कुछ और जरूरी- कुछ खा नहीं सकते हैं। तो इसके लिए चाहिए आपको राजगिरा का आटा, घी, चीनी, दूध और ऊपर से सजाने के लिए इलायची, बादाम, पिस्ता या जो भी आपको मेवे पसंद हो वो डाल सकते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में घी गर्म कर लीजिए, और घी लगभग 1 कप तो होना ही चाहिए, अच्छा खासा घी होना चाहिए। और आटे के हिसाब से भी आप घी, जो अगर आपका घी है जो आपने गर्म कर लिया, तो उसमें आप राजगिरा का आटा डाल दीजिए और राजगिरा आटे को घी में सुनहरा होने तक बहुत अच्छी तरीके से भून लीजिए, उसमें से मेवे जैसी खुशबू आने लगती है। और एक पैन में दूध और चीनी को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। जब आटा अच्छी तरह से भुन जाए तब उसमें दूध और चीनी का घोल डाल दीजिए और तब तक पकाते रहिए जब तक ये मिश्रण गाढ़ा ना हो जाए और शीरा पैन के किनारों से अलग ना हो जाए और घी छोड़ने लगे। अब इसे आप इलायची पाउडर और बारीक कटे हुए मेवों के साथ में खाइए, खिलाइए, बहुत अच्छा लगता है। सच में मैंने खाया है ना, तभी बता रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है हाँ, इसका। लेकिन अब उससे पहले जरा एक गीत सुनवा देते हैं। बिल्कुल दिमागी मेरी अखियों में झूमे देखो साजन का प्यार, मेरी अखियों में झूमे देखो साजन का प्यार। जैसे बढ़ती फुहार, जैसे डोले सितार, जैसे होली से बाहों में आए बहार। मेरी अखियों में झूमे देखो साजन का प्यार, मेरी अखियों में झूमे देखो साजन का प्यार। मधुर मधुर ये किसने कह दी बात प्यार की, लहराती खिलाती आई रात प्यार की। मधुर मधुर ये किसने कह दी बात प्यार की, लहराती खिलाती आई रात प्यार की। एक दिल ने कहा, एक दिल ने सुना, और चुपके ही चुपके से हुआ इकरार। मेरी अखियों में झूमे देखो साजन का। तो अब इस गीत के साथ ही आज के सखी सहेली कार्यक्रम से स्वप्निल श्रीवास्तव और आरती श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत।